इसकी जांच जो है सीबीआई के द्वारा करवाई जाए, ताकि अगर इसमें कोई ऐसी बात हो जो शायद ऐसे बाहर ना आए, क्योंकि पॉलिटिकल दबाव हर जगह रहता है, हर किसी पे रहता है। और मैं नहीं चाहता कि एक जो किसी का और घर का चिराग इस तरह से बुझे, वो तो वापस नहीं आएगा। वो माँ बाप का बेटा जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, किसी का भाई वापस नहीं आएगा। मगर ये पहला आदमी नहीं है जिसने माइनिंग माफिया या लीडर्स को टारगेट किया हो और मौत हुई हो उसकी। ये कोई पहला आदमी नहीं है, और ना ही ये आखिरी है कि इसके बाद किसी की नहीं होगी, कल को मेरी भी हो सकती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट अच्छव सिंह जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। धन्यवाद। अच्छा जी, अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक केस सामने आया था जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई थी, और लोगों में एक सोच ये है कि उसका मर्डर हुआ है। और जब उसका जो एक सीसीटीवी कैमरा से टोल पे जहाँ पे वो था उस समय, वहाँ पे लगभग 2-2:30 बजे के करीब बताया जा रहा है समय, तो कुछ नशे की हालत में है। क्या है पूरा मामला? आप क्योंकि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करते हैं, ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, क्या कुछ लग रहा है आपको? अरफाज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी की मृत्यु हुई है, वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन किसी के घर का बेटा, किसी का भाई, एक नौजवान लड़का उधमपुर का जो रहने वाला था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, और जिसकी शव जो है सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिलता है, सड़क के साइड पे चनैनी के पास में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो घर से गया अपने कुछ दोस्तों के साथ, उसके दोस्त उसको साथ लेके जाते हैं। वहाँ पे वो जो सीसीटीवी फुटेज जो आई है उसमें ये दिखाया गया कि वो खड़ा है वहाँ पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, टोल प्लाजा का कोई एम्प्लॉय है जो उससे बात कर रहा है। उसके बाद जो वो जिस तरफ जाता है उस तरफ कैमरे का फोकस नहीं है। वहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है कि उस शख्स को दौड़ लगाकर दूसरी तरफ जाना पड़ा। सवाल एक कोई भी एक बड़ा आदमी जो जिसको बुद्धि है दिमाग में, ये तो सोचेगा कि जो खड़ा नहीं हो पा रहा है वीडियो में, ऐसे थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ अगर वो दिख रहा है, अचानक से दौड़ के चला गया। आज एक और न्यूज़ पोर्टल ने ही यहाँ पे एक निकाली है, एक वीडियो सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें गाड़ी से एक वो निकल रहा है और एक और लड़का उस गाड़ी से निकल रहा है। वो लड़का फिर वापस गाड़ी में कब बैठता है, वो जब वहाँ से वो दौड़ के जाता है दूसरी तरफ, तो वहाँ जाके उसके साथ क्या होता है वो कहीं पे भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो सारी परिस्थितियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में, शक की तरह सुई घुमाती हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन जो है, हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये कि क्राइम ब्रांच के द्वारा या सीबीआई के द्वारा करवाई जाए, ताकि सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएँ। क्योंकि चनैनी के अंदर हम देखें बहुत सारी ऐसे मामले आते हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में किसी की मौत हो गई, लेकिन आज तक 2 सालों में एक भी केस मैंने ऐसा नहीं देखा है जिसको सॉल्व किया गया हो कि ये कैसे हुआ है। तो कहीं ये केस भी वैसे ही ना रह पाए, इसके लिए हम ये मांग करते हैं एलजी साहब से, या होम मिनिस्ट्री हमारी जो है, मैं तो लेटर भी लिखूंगा एक होम मिनिस्ट्री को कि इसकी सीबीआई के द्वारा जांच करवाई जाए, या स्टेट क्राइम ब्रांच जो हमारी है उसके द्वारा जांच करवाई जाए। क्योंकि वे कोई जिसकी मौत हुई है वे सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता था, और बड़े सारे वो पॉलिटिकल लीडर्स को, बड़े सारे माइनिंग माफियाज़ को अपने वीडियोस में वो टारगेट करता था। अब सवाल ये है कि उसकी मौत से, उसके उन वीडियो से नुकसान किसकी छवि को होता था? किसी न किसी की छवि को नुकसान होता है। तो अब उसकी अचानक से मौत हो जाना, अपने घर से 27-28 किलोमीटर दूर, और वहाँ से वो गिरा है वहाँ से उसका मोबाइल भी रिकवर हुआ है। अब मुझे नहीं लगता कि इतने ऊपर से आदमी गिरे, अगर आदमी की मृत्यु हो जाए और मोबाइल उसका जो है वो टूटे ना। मोबाइल को कुछ नहीं हुआ। अब देखो पुलिस ने जो बयान दिया कि उसके मोबाइल से हमने ट्रेस आउट किया है कि वंशु का ये शव जो है वंशु का है, उसके मोबाइल से जो मीडिया में बात चली है। तो इट मीन्स मोबाइल ठीक होगा तभी तो। अब देखा तो मैंने भी नहीं है कि वो टूटा है नहीं, लेकिन अगर उसमें से ये चीज़ें निकली हैं कि ये किसका फ़ोन है, तो कहीं ना कहीं वो फ़ोन ठीक चलने की परिस्थिति में होगा ना, तभी तो हुई। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, हम तो, मेरा तो सिर्फ क्लियर कट तरह सी बात मांग है कि इसकी जांच जो है सीबीआई के द्वारा करवाई जाए, ताकि अगर इसमें कोई ऐसी बात हो जो शायद ऐसे बाहर ना आए, क्योंकि पॉलिटिकल दबाव हर जगह रहता है, हर किसी पे रहता है। और मैं नहीं चाहता कि एक जो किसी का और घर का चिराग इस तरह से बुझे, वो तो वापस नहीं आएगा। वो माँ बाप का बेटा जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, किसी का भाई वापस नहीं आएगा। मगर ये पहला आदमी नहीं है जिसने माइनिंग माफिया या लीडर्स को टारगेट किया हो और मौत हुई हो उसकी। ये कोई पहला आदमी नहीं है, और ना ही ये आखिरी है कि इसके बाद किसी की नहीं होगी, कल को मेरी भी हो सकती है।
अच्छा जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब वो दौड़ करके रोड क्रॉस करते हैं और वहाँ पे कैमरे का फोकस नहीं होता, वहाँ से वो आगे क्या हुआ वो दिखता नहीं है, उसमें आता नहीं है सीसीटीवी कैमरा में, और जहाँ से वो मतलब गिरे हैं या गिराए गए हैं, कितना डिस्टेंस है वहाँ पे? सर मुझे लगता है 100 मीटर से ज़्यादा का होगा बैक साइड उधमपुर की तरफ। अच्छा। टोल प्लाजा, अब देखिए टोल प्लाजा पे कैमरे दोनों तरफ होते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, बिल्कुल, क्योंकि जब गाड़ी एंटर होती है वो टोल कटवाती है तो वो कैमरे से होके गुजरती है, तो वो रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा कि उस गाड़ी में कितने लोग थे। फिर वो गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन में ऊपर से आती है, वहाँ रॉन्ग साइड खड़ी रहती है 1-1.5 घंटा। क्या पुलिस टोल प्लाजा पे पुलिस होती है, उनको टोल कर्मियों ने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? उससे पीछे एक चौक है, वहाँ 24 घंटे पुलिस का नाका होता है, वहाँ पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? उसके दोस्त जो उसको साथ लेकर गए थे वो वापस आ जाते हैं 20 मिनट, वहाँ उसके भागने के 20 मिनट के बाद रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी निकाल के आते हैं। तो टोल कर्मियों का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि एक गाड़ी जो रॉन्ग डायरेक्शन में वापस भाग रही है उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देना? या उसके दोस्त जो साथ लेकर गए थे, अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर उनको नहीं मिल रहा है वो कहाँ गया, वो पुलिस के पास जाते? तो ये सारी संदिग्ध जो परिस्थितियाँ, इसके ऊपर से पर्दा उठना चाहिए, हमारी इतनी सी मांग है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जिस तरह से वो उस वीडियो में दिख रहे हैं कि नशा जो है उनके द्वारा किया गया और अपने पैरों पे वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको अचानक से वहाँ से दौड़ लगानी पड़ जाती है और पार चले जाते हैं, और जिस तरह से आप कह भी रहे हैं कि लगभग 100 मीटर वहाँ से दूरी पे जहाँ पे ये गिरे हुए पाए गए हैं, तो इतना लंबा वो गए हैं और साइड पे उसको कोई वॉल भी लगी हुई है। बिल्कुल सर, आज मीडिया पोर्टल ने एक दिखाया भी है, तो लगभग आदमी के शोल्डर तक की हाइट है। जो मीडिया कर्मी वहाँ खड़ा है उसके शोल्डर के साथ वो दीवार टच हो रही है, तो मुझे नहीं लगता किसी को धक्का लग भी जाए तो इतनी हाइट से वो नीचे गिर सकता है उस दीवार के ऊपर से। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है एक अगर गिरना होता, वो जिस डायरेक्शन में सीधा जा रहे हैं वो वहाँ से मे बी तेज़ी से 100 जा रहे मीटर गिर नीचे जाते, जाके लेकिन जब आप नीचे वाली साइड जाओगे तो फिर लेफ्ट साइड कैसे गिरोगे? हाँ बिल्कुल। और बाकी सर हम तो कोई एनालिस्ट हैं नहीं, ना ही मैं कोई पुलिस का आदमी हूँ, ना ही मैं कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हूँ। हाँ, हम मांग कर सकते हैं, जो मेरा एक बर्थ राइट है एज ए सिटीज़न ऑफ द कंट्री, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसके पेरेंट्स को जस्टिस मिलना चाहिए। हमारी इतनी सी डिमांड है। किसी के घर का बेटा गया है, किसी का भाई, एक मतलब एक परिवार ने सदस्य खोया है, और ये कोई पहला नहीं है और ना ही ये आखिरी होगा, क्योंकि आज से पहले भी कितनी बार माइनिंग माफिया के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स आज तक हुए होंगे। उनकी डेड बॉडीज़ जो है लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मिलती हैं, उसके बाद कुछ होता नहीं है। तो ये कोई आखिरी भी नहीं है, इसके बाद भी शायद क्या पता किसके साथ क्या हो जाए। कल को मेरी डेड बॉडी कहीं किसी जगह से मिले तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है आप लगा रहे हैं उधमपुर पुलिस पे। देख, हम पुलिस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, हम ये चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जब किसी की भी मृत्यु होती है तो छोटे मोटे केस में भी क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। तो क्राइम ब्रांच में भी पुलिस के ही लोग हैं, वो इसी जगह पुलिस के लोग हैं। हम किसी की कार्यगुजारी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, बट हमारी एक इतनी सी मांग है कि सेटिस्फैक्शन के लिए एक अच्छे से इंक्वायरी हो, या तो क्राइम ब्रांच या CBI से करवाई जाए। अच्छा जी, अगर इसके अलावा भी हम बात करेंगे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं और जिस तरह से अभी कुछ समय पहले जो चुनाव आयोग के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा गया कि अब 25 लाख लोग बाहरी राज्यों के, उनको मतदान करने का जो अधिकार जो है वो दे दिया जाएगा, क्या लगता है आपको, क्या असर पड़ेगा उसका जम्मू कश्मीर पे? सर इस चीज़ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर JNK के हैं, वो पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने वो बयान दिया है। उनको तो ऑर्डर होगा ऊपर से, सर तभी आर्डर के, देखिए देश संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो मैं उसकी बात करूं, जब हमारा JNK 370 यहाँ पे आर्टिकल था, तो हमारा एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो था 1958, वो यहाँ पे लागू होता था, जिसमें ये डिफाइन किया गया था कि द पर्सन हु इज़ अबव द एज ऑफ 18 एंड ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ JNK कैन कास्ट हिज हर वोट फॉर टू सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव फॉर असेंबली और पार्लियामेंट। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद वो एब्रोगेट हो गया आर्टिकल 370 जो था, तो यहाँ पे लागू होता है। फिर हम आ गए इंडियन पैनल कोड के अंदर। तो जो इंडियन पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 जो है, वो ये कहता है कि एनी पर्सन हु इज़ इन पैरामिलिट्री डिफेंस फोर्सेस, वो जो भी है, उसको वोट डालने का हक जो है वो वहीं पे है, उसका वोट वहीं पे काउंट होगा जहाँ से वो बिलोंग करता है। पोस्ट एनीवेयर वो कहीं पे भी पोस्टेड है, वो मैटर नहीं करता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीबडी हु इज़ अबव द लॉ और अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। इवन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इज़ नॉट ऑल्सो इवन द अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। द कंट्री रन्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। देश संविधान से चलता है, संविधान देश से नहीं चलता। तो
मुझे लगता है कि इन चीज़ों में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश में जो संविधान है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जिसका ऑलरेडी एक जगह पे वोट है वो दूसरी जगह कैसे बनाएगा जाके? जहाँ पे उसका वोट है उसको कैंसिल करवाएगा, फॉर्म भरेगा उस सर वो कर नहीं सकता था। अगर वो जॉब में है तो उसका वोट वहीं पे काउंट होगा। ये इंडियन रिप्रेजेंटेशन पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 1950 जो है उसकी क्लॉजेज के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो नहीं, लेकिन चलें, अब कानून भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरत क्या पड़ी? क्या आप जम्मू कश्मीर के लोगों पे भरोसा नहीं है कि वो वोट सर करेंगे? मैं बता देता हूँ, ये J&K जो है ये एक लेबॉर्ट्री है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं और उसका नतीजा जो वो आंका जाता है बाहरी राज्यों में। यहाँ कितनी 5 पार्लियामेंट की सीटें हैं। इस ये हार भी जाएंगे सारी की सारी, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फ़र्क पड़ता है कि यूपी और बिहार या वेस्ट बंगाल गुजरात से हम कितनी सीटें लेते हैं। तो ये 5 सीटों पे जुआ खेला जा सकता है बाहर सरकार बनाने के लिए। तो ये सारी एक लेबॉर्ट्री है जिसके ऊपर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसका आउटपुट जो है दूसरी स्टेटों में देखा जाता है। तो इतना सा है। तो जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है, अपोजिशन वाले ये भी कह रहे हैं कि अब जम्मू व कश्मीर की जो पब्लिक है उनको भरोसा नहीं है भाजपा पे या नहीं, भाजपा वो की तो- कार्यशैली पे, इसीलिए अब भाजपा कहीं ना कहीं रूलिंग में आने के लिए जो है ये हथकंडा अपना रही है कि 25 लाख लोग बाहर से लाएंगे, वोट करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग वोट करें ना करें। 90s में एक टीवी में सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ये वही सपने हैं, रात को देखते हैं, सुबह उठ के लगता है कि इनको ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। बट संविधान नाम की कोई चीज़ है देश में जिसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि 25 लाख वोटर आ जाएंगे तो वो आ गए, ऐसे नहीं होता। सिस्टम्स प्रोसेस होता है हर एक चीज़ का। हाँ, कुछ वोटर्स बढ़ेंगे क्योंकि जिन लोगों ने पिछले 14 के बाद जो चुनाव यहाँ पे नहीं हुआ है असेंबली का, तो बहुत सारे लोगों ने 18 ईयर्स की एज जो है अटेन की है। तो वो ज़्यादा नहीं तो 2.5-3 लाख वोटर तो वो होगा ही होगा। बिल्कुल, तो वो तो बढ़ेंगे। चीज़ हैं, वाल्मीकि समाज के लोग जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको हक मिलेगा, वो लोग बढ़ेंगे। जो पाकिस्तानी वेस्ट रिफ्यूजीज़ हैं उनको राइट्स मिल जाएंगे इस बार वोटिंग के। और जो हमारे जो पुराने परमानेंट रेजिडेंट्स थे उनके जो बच्चे 18 साल की एज कंप्लीट कर रहे हैं, वो एक अलग क्राइटेरिया है। बट ये जो इन्होंने सोचा वैसा नहीं होता है, और इसका एक होम मिनिस्ट्री ने बयान भी दे दिया है अब इसको क्लैरिफिकेशन के लिए। तो ये चीज़ें अब मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हाँ, डर तो रहेगा बीजेपी के अंदर, क्योंकि जो वो सपने दिखाकर यहाँ पे आए थे कि हम ये इतने रोज़गार दे देंगे, इतनी इंडस्ट्रीज़ आएंगी, इतना कुछ आएगा 370 टूटने के बाद, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उससे पहले कितने यहाँ के आप जितनी भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें आप खुद ही लगा लीजिए J&K के कितने रेजिडेंट्स हैं जो वहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। कोई भी नहीं है, मैक्सिमम उसमें आउटसाइडर्स ही हैं। मतलब दूसरी स्टेट के जो आउटसाइड, दे आर ऑल्सो इंडियंस। हम ये नहीं कह सकते कि वो, हाँ, हमारे राज्य से बाहर के, अब तो राज्य रहा ही नहीं है, तो यूटी से बाहर के हैं। तो यहाँ वाले लोग कहाँ जाएंगे? सरकारी नौकरियाँ आप देख लीजिए, अकाउंट असिस्टेंट जो एस्पिरेंट्स हैं वो सड़कों पे बैठे हुए हैं, PHE डेली वेजर सड़कों पे बैठे हुए हैं हमारे। और कितने सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। PSI JK PSI स्कैम, तो स्कैम पे स्कैम होते जा रहे हैं। तो गुड गवर्नेंस नाम की चीज़ कहाँ पे है? बिल्कुल। तो एक जो सबसे पहले लोगों को अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए गुड गवर्नेंस चाहिए होती है, जिसमें उसके हक जो हैं उसको इजीली मिल जाएं। यहाँ इजीली तो क्या, भीख मांग कर भी नहीं मिल रहे, लड़कर भी नहीं मिल रहे हैं। तो टोटली यहाँ के जो यूथ है इसकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है जो J&K की। ये तब तक होती रहेगी जब तक यहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं होगी। लेकिन सरकार वो जिसको लोग चुने, ना कि वो जो सेंटर से थोपी जाए। बिल्कुल। अच्छा जी, अगर बात करें हम, जिस तरह से आप एक NGO को भी रन करते हैं, किस तरह से काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, और क्या कुछ नया अपडेट है? क्योंकि कुछ समय पहले हमने आपका एक इंटरव्यू जो है उधमपुर में जा कर के किया था, तो उसके बाद क्या कुछ बदलाव आए हैं? क्या कुछ वहाँ पे करने की ज़रूरत है और ज़्यादा? सर हमारा तो क्लियर कट एक ही एजेंडा रहता है कि गुड गवर्नेंस, करप्शन के अगेंस्ट वो हम लड़ रहे हैं। कोई देखिए, करप्शन सिर्फ रिश्वत लेना या देना नहीं, वो रिश्वत करप्शन का पार्ट है। भ्रष्टाचार, करप्शन और भी बहुत तरीके से होती है। एक अब मुलाजम जो जिसका ऑफिस की टाइमिंग 10 बजे है, वो 12:30 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंच रहा है और आके वो खाना खा के चला जाता है, वो करप्शन है। बिल्कुल। स्कूल में टीचर अगर है वहाँ पे अपॉइंटेड है और अगर वो बिना लीव के वहाँ से गायब हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ करप्शन। तो समय समय पर हम चीज़ें देखते रहते हैं। परसों की बात है, शनिवार को एक जो मिशन यूथ जो चल रहा है हमारे J&K में, तो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको वो टाटा मोबाइल या इस तरह की गाड़ियां जो वो देते हैं, उसमें कुछ पार्ट सब्सिडी का जो है एम्प्लॉय ये मिशन यूथ वाले देते हैं, कुछ लोन होता है बैंक से। तो एक लड़का आया था हमारे पास, मई महीने से उसकी फ़ाइल जो है प्रोसेस में है। मई, जून, जुलाई, अगस्त भी ख़त्म होने वाला है। अभी तक उसको बैंक वाले बोलते थे वहाँ पे जाओ ऑफिस में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों के, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले बोलते हैं आप वहाँ जाओ। तो वो
इन बिटवीन उसको सोल्यूशन कुछ मिल नहीं पा रहा था। तो फाइनली वो हमारे पास आया, हम उसके साथ गए। आप यकीन मानिए डैंग साहब 12:30 बजे तक मैं उस ऑफिस में था। वहाँ पे सिर्फ एक फ़ीमेल स्टाफ थी जो कहती है मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, बाकी का स्टाफ कहाँ है किसी को पता नहीं है। बाद में मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि हम किसी के अंतिम संस्कार, किसी की डेथ हो गई थी तो वहाँ गए थे। मैंने उनको यही बोला कि साहब हमें कैसे पता चलेगा कि आप शमशान घाट पे हैं या आप फील्ड में हैं, एक नोटिस लगा के चले जाइए। या जिस दिन आपको लगता है कि आपका कोई पर्सनल काम है आप छुट्टी ले दीजिए ना, सरकार ने आपको प्रावधान दिया हुआ है छुट्टी का, तो आप छुट्टी लेके आप अपना एक पर्सनल काम कीजिए। जिस दिन की आप तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं उस ऑफिस के अंदर बैठने के लिए लोगों के लिए, तो क्या आपकी वो जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों के काम होने चाहिए? बिल्कुल। तनख्वाह आप उस दिन की ले रहे हैं लेकिन काम आप अपने कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। हम मानते हैं कि जन्म और मृत्यु कभी भी किसी के साथ इसका कोई समय नहीं है, पर आप छुट्टी डाल के चले जाइए ना, इमरजेंसी जाना है उस दिन के। आप पैसे भी सरकार से ऐंठ रहे हैं और आप काम भी नहीं कर रहे हैं लोगों का, जिसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं कि आप लोगों के काम कीजिए, वो आप काम कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलता ना। बिल्कुल। अब पंचायत के अंदर बहुत सारे स्कैम हैं। ये जो नरेगा की स्कीमें आती हैं, जो स्कीम होती है जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर, वो लोग जो दिल्ली में या कहीं इंदौर में कहीं दूसरी जगह जाके आउट ऑफ स्टेट वो मजदूरी कर रहे हैं, उनके नाम के पैसे निकल रहे हैं, उनके नाम की जॉब शीट बन रही है कि ये लोग काम पे लगे हुए हैं। 5 लोग लगे होते हैं, 15 दिखाए जाते हैं, उसमें ग्राम सेवक, सरपंच, पंच सब इन्वॉल्व होते हैं और वो 15 लोगों के पैसे निकलते हैं, काम 5 लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो इस तरह के मामला हमने भी काफ़ी बार देखा है, काफ़ी बार रिपोर्ट भी किया है। कोई इंक्वायरी या कोई मतलब इसमें जांच कोई कुछ इस तरह का होता है या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई देखी है आपने आज तक? कुछ नहीं होता सर, ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड किया जाता है, 6 महीने के बाद फिर से वहीं पे होता है। आप सुनवाओगे कि इसको नीचे से लेके ऊपर तक सब लोग, वो जो नीचे का एम्प्लॉय वो कहता है कि मुझे ऊपर तक हिस्सा भेजना पड़ता है, तो नेचुरली अगर ऊपर वाले उसमें इन्वॉल्व हैं तो फिर इंक्वायरी करने वाले भी वही है, फिर वही जज भी हम हैं, गुनाहगार भी हम हैं, मुजरिम भी हम, वकील भी हम हैं और कोर्ट भी हमारा ही है, तो फिर सज़ा किसको होगी? बिल्कुल। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? मैं जनता को यही मैसेज देता हूँ कि अपने हक के लिए खुद लड़िए, यहाँ कोई नहीं आएगा। ये जो जितने लीडर बैठे हुए हैं आज, इनको सब कुछ को, जब किसी को जम्मू के डोगरे दिख रहे हैं, किसी को कश्मीर हिंदू दिख रहा है, किसी को मुसलमान दिख रहा है, किसी को कुछ, लेकिन मैं भाई साहब मैं यही कहता हूँ कि खाली पेट का कोई मज़हब नहीं होता। बिल्कुल। रोटी मस्जिद से आती है या मंदिर से या चर्च से या गुरुद्वारे से, उस खाली पेट वाला ये नहीं पूछता कि रोटी कहाँ से आई है। आज लोगों को रोटी खाने के लाले पड़ चुके हैं। रोटी खाने के लिए लोग शायद 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन हमारी सरकार एक अलग ही तरफ देश को भटकाने में लगी हुई है। लोगों का ये, इनका एक ही पॉलिसी है, डाइवर्ट एंड रूल। ये कहते हैं ना कि कश्मीर में गुपकार गैंग, तो जम्मू में हमारे गप मार गैंग है, वो गप्पे मारते हैं खाली, और कश्मीर वाले को वो कहते हैं गुपकार गैंग, तो मैं कहता हूँ यहाँ गप मार गैंग भी है। तो ये सब अंदर से सब एक ही होते हैं, अल्टीमेटली नुकसान जो है वो आम लोगों का होता है। लोगों के हक के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। आज ही डेट में आप देखिए बड़े सारे नेता होंगे सड़क ब्लॉक करके बैठ जाएंगे। भैया जब तुम सत्ता में थे तब तुमने क्या किया? अब एक रोड नहीं बन रहा है, एक बहुत बड़े कद का नेता आके 1 घंटा रोड बंद कर देता है, उसके बाद 3.5 घंटे उस रोड जाम की वजह से लोग परेशानी में रहते हैं। कोई एम्बुलेंस, कोई हॉस्पिटल जाने वाला, कोई गरीब आदमी जिसने शाम को जल्दी घर पहुंचना है, दवाई लेने आया है, वो सब अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है जो तुम्हारी वजह हरास हो रहे हैं? तुम अपनी लीडरी चमकाने के लिए रोड तो बंद कर रहे हो, लेकिन उससे भी लोगों का ही नुकसान कर रहे हो, उससे भी लोगों को ही हरास कर रहे हो। बिल्कुल। और उससे पहले जो किया वो तो क्या किया पूरी दुनिया ने देखा हुआ है, उसमें तो कोई है नहीं कुछ, मुझे नहीं लगता अब कुछ कहने की ज़रूरत है इससे ज़्यादा। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अच्छव सिंह साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करते हैं और काफ़ी एक्टिव हैं अपने एक्टिविज़म में भी, और एक NGO भी रन करते हैं जिसमें काफ़ी सारे इनके द्वारा जो है काम भी किए गए हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।